हेलो हाय वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का हम लोग क्लास जो था ये जो था वन्य जीव खत्म हो चुका था हमारे अगले क्लास में ही। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग को अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उसका नाम बताते हैं, उसका नाम सुनते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका जो उसके अंदर टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है, तो उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास जो हमको जैव मंडल पढ़े थे। जैव मंडल में 3 टॉपिक पढ़े थे, वन्य वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, फिर वन्य जीवन। ठीक है, जैव मंडल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? वन्य जीवन में हम लोग पढ़े थे पृथ्वी का जीवन और उस पर मानव और उस पर जो परिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, मनुष्य कैसे निर्भर है पर्यावरण पर, परिस्थितिकी तंत्र का जाल पढ़े थे, गाड़ियाँ मोटर और इन सब के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे पेड़ पौधे के बारे में, पेड़ अपना खाना कैसे बनाता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़े थे जो होता है ना पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बारे में हम लोग थोड़ा मोड़ा जाना था कि घास को फतिंगा खाता है, फतिंगा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर, मोर को मोर मिट्टी में मिल जाता है मतलब मर के। और फिर गर्मी ठंडा के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या करा था कि भौतिक वातावरण और उनके रहने वाले सभी जीव जंतु पारिस्थितिकी तंत्र के जो निर्माण करते हैं उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वन पढ़ा था। वन को हम लोग 2 भाग में बांटा था, बाहर वन एवं पतझड़ वन। और मेनली वन 5 प्रकार का होते हैं जिसमें नाम लिखा गया है यहाँ पर। उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्णवंधीय, समशीतोष्ण वन एवं मैग्रीव वन, और पर्वतीय वन, और टैगो वन। फिर से घास के मैदान के बारे में उसी में पढ़े थे हम लोग, घास के मैदान और उसमें सब पढ़े थे। फिर हम लोग वन्य जीव के बारे में देखे थे, वन्य जीव 8 तारीख को देखे थे। आज है 9 तारीख, 9 तारीख को हम लोग जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर इतना बड़ा था कि हम लोग को कम से कम 2 दिन का क्लास लगता, लेकिन हमने इसको पहले से इसका नोट्स बना लिया। देखो जैसे नोट्स बना लिया, और इसके बारे में तुम लोग को एकदम शॉर्टली में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कम से कम शब्दों में, सॉरी कम से कम समय में। ठीक है, हाँ शब्द तो उतना ही रहेंगे, अपना शब्द उतना ही रहेगा जितना रहता है रोज। और आज हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे जिसका आप लोग अंदाजा नहीं किए होंगे, हमने बोला था पहले से ही। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि जैव मंडल, सॉरी जलमंडल क्या होता है। जलमंडल में हम लोग को पढ़ना है 4 टॉपिक क्या पढ़ना है? तो जल चक्र पढ़ेंगे हम लोग, जल चक्र पढ़ेंगे, जल बजट पढ़ेंगे, जल संरक्षण पढ़ेंगे, और महासागरीय जल पढ़ेंगे, इसका विशेषताएं एवं गतियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग कम से कम 20 से 30 मिनट समय चाहिए आप सबका, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जल। इससे पहले हम लोग आते हैं जलमंडल के बारे में कि जलमंडल होता क्या है। जलमंडल होता क्या है, तो तुम लोग को पता होगा पृथ्वी पर कई सारे स्रोत पाए जाते हैं। पृथ्वी पर क्या होते हैं? कई सारे जल के स्रोत पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से सागर है, महासागर है, झील है, और नदियाँ, इटेसी बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। पृथ्वी पर 71% पानी है, 71% जल है। पृथ्वी पर कितना है? 71% जल है और 29% भूमि है ना। जो कि क्या करता है, पृथ्वी पर 5 गो महासागर आप सबको याद ही होगा, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, और दक्षिणी महासागर। ठीक है, दक्षिण महासागर को हम लोग अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि इस महासागर में ही जो 71% पानी को मान लो 100% मान लिया जाए, तो उसका 97% भाग क्या होता है? सब महासागर में ही होता है, जो क्या होता है? खारा होता है। लेकिन 3% पानी ऐसा होता है जो नदियों, झीलों और हिम जलाशय इत्यादि में पाया जाता है। वो क्या होते हैं? कुछ होते हैं भूमि के नीचे होते हैं, जो हम लोग को पीने लायक होते हैं, हम लोग के खाने पीने नहाने सब में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को वो सब पानी नलकूप और कुआं से, समरसेबुल अभी बहुत ज़्यादा चल गया है, ईटीसी बहुत सारी चीज़ों से प्राप्त होता है ना। अब आते हैं आगे अपना, इतना तक जलमंडल है, ये इंट्रोडक्शन है कि जलमंडल होता क्या है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपना जल चक्र के बारे में। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र से होता क्या है? जल चक्र बनता कैसे है? जल चक्र, इसमें जो भी क्वेश्चन बना है ना, उस सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे से। ठीक है, और ये जल चक्र थोड़ा एकदम ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस 2 मिनट का टॉपिक है इसमें जल चक्र में। ठीक है, आप सबको हम एक चित्र के प्रयोग से आप सबको हम दिखा सकते हैं। देखो ये है जल चक्र। ये क्या है? जल चक्र है। ठीक है, पृथ्वी पर जल 3 तरह से विद्यमान होता है। जैसे कि होता है आपका, एक लिक्विड होता है, जैसे ये लिक्विड है ना, तरल, लिक्विड, तरल, तरल, तरल। ये क्या हो गया? तरल। ठीक है, ये देखो तरल हो गया। एक ये हो गया तरल, और दूसरा हो गया आपका जो होता है ठोस, जैसे कि बादलों के ऊपर हो गया, बर्फ के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर हो गया, बर्फ की तरफ। बर्फ जो होता है ना, बर्फ, बर्फ क्या होता है? बर्फ क्या होता है? जमा होता है। और ये जो पानी जो ये है ना, ये, और देखो यहाँ से मान लो एक चीज़ वाष्प बन के जा रहा है, एक क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, गैस होता है। तो तरल हो गया, गैस हो गया, और
जो बर्फ़ होता है यानी ठोस हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ के बारे में पढ़ने से ही नहीं होता जल चक्र हो गया, ठीक है। जल की मात्रा विभिन्न रूपों में होती रहती है, जैसे कि तरल, गैस एवं जिसमें हम लोग कहते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड लिक्विड और गैस। परंतु पृथ्वी का कुल जल की मात्रा बताएं समान रहती है, क्योंकि देखो पृथ्वी पर जो पानी है उसके वायुमंडल में वो पानी है उतना ही ना होगा, उससे कम बेसी थोड़ी होगा पृथ्वी का वजन, नहीं ना। तो पृथ्वी का वजन समान रहता है, मतलब पृथ्वी पर जल का मात्रा समान होता है। पृथ्वी पर खनिज संसाधन जो समान होते हैं, क्योंकि जल अपनी गति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए मान लें कि महासागर में जो जल होता है वो क्या होता है, जल देखो महासागर का जो जल होता है ना, समुद्र में जो जल होता है, यही बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाष्पन होता है। वाष्पन के बाद जिसको कहते हैं जल वाष्प के रूप में वायु में हो जाता है, ठीक है, चला जाता है। वहाँ से क्या होता है, यह वर्षा के रूप में स्थल यानी कह सकते हैं पहाड़ या जो पठार उधर स्थल महासागर में ही फिर वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से गैस के रूप में ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल क्या हवा के माध्यम से सीधा आता है मानसून के रूप में। मानसून से क्या होता है, बारिश होता है, बारिश होकर फिर नदियों में मिलता है, नदियों से फिर क्या होता है, समुद्र में जाता है। और कुछ क्या होते हैं नीचे रिस का नीचे आ जाता है, देखो नीचे रिस का आ रहा है नीचे, और इस पत्थरों के बीच बीच में रिस का क्या होता है, नीचे आ जाता है पानी, ठीक है। और नीचे आकर क्या होता है, हम लोग का जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर ये बनता है, जिससे कि हम लोग को समरसेबुल करके समरसेबुल से पानी निकालते हैं और पीते हैं और मौज करते हैं, ठीक है। हाँ, और फिर आगे कह रहा है कि वहाँ से वर्षा के रूप में स्थल पर आता है और फिर क्या कहता है, महासागर में चला जाता है, ठीक है। महासागर जाने से पहले वो क्या कहता है, ग्राउंड वाटर में रिस इसको जाता है। वर्षा का जल नदियों द्वारा फिर समुद्र में वापस चला जाता है। जल की इस गति को जल चक्र कहते हैं। जल की इस गति को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जैसे कि समुद्र से बादल बनना है, बादल से बारिश होना, बारिश से फिर धरती पाना, धरती से फिर समुद्र में मिल जाना, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, जल चक्र कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? देखो वर्षा का जो जल ही छिद्रमा जो चट्टान से रिस इसका छिद्र जो बिल से रिस इसका नीचे आ रहा है नीचे, इसमें जो होता है ना, इस चट्टानों को रिस इसका जो भूमि के अंदर नीचे जाता है उसको कहते हैं भूमिगत जल। मतलब चट्टानों से जो पानी रिस का नीचे आता है, रिस इसका नीचे आता है, यहाँ से मान नीचे आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। इसको नीचे वाला को पानी को क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। हिम क्षेत्रों में पाए जाने वाली हिमानियाँ पिघलकर तल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका यहाँ तक आता है, आते तो आपका इतना तक आपका ये जो चक्र है, जल चक्र एक खत्म होता है। देखो पृथ्वी पर जल पाया जाता है, कैसे होता है, तरल ठोस और गैस में पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का 71% पानी है, जो कि कुल मिलाकर 100% माने होता है। 171 को ही मतलब 100 मान लेना। तो क्या होता है, समुद्र से वाष्प के रूप में ऊपर आती है, बादल बनता है, बादल से फिर बारिश होता है, बारिश से नीचे आता है, नीचे से नदियों के माध्यम से क्या होता है, फिर समुद्र में जाता है। कुछ का पानी होता है पत्थरों से रिस इसका नीचे आ जाता है, ठीक है। इतना तक हमने जल चक्र में पढ़ा। अब जल चक्र आपका इतना ही था, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, बोलो ना कि ये भी 3-4 मिनट का है, तो 4 मिनट में खत्म हो गया जल चक्र। अब नीचे आते हैं आपका जल बजट और जल संरक्षण मिला दें तो बस 2-3 लाइन का है सब टॉपिक, ठीक है। आपको जल बजट पढ़ने से पहले आपको आय और व्यय पढ़ना पड़ेगा। बजट के बारे में समझना होगा, ठीक है, कि बजट क्या होता है, बजट क्या होता है। आपको उसके पढ़ने से पहले आपको बजट पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो बजट कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, बजट कैसे पढ़ेंगे। तो बजट पढ़ने से पहले आप सबको आय मतलब क्या होता है, कुल खर्च होता है। क्या होता है, कुल खर्च होता है, ठीक है। कुल खर्च होता है, क्या होता है, आय। और कुल व्यय मतलब कमाई। जैसे मान लो कोई घर में कोई आदमी है, अकेले कमा रहा है, ठीक है, तो उसका हो गया कुल आय। आय क्या होता है, कमाई होता है, कितना कमा रहा है, और खर्चा इतना कर रहा है उसको क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं, ठीक है। और वही क्या होता है जल बजट में, वैसा चीज जो भूमि के दो पृथ्वी पर जब जल बजट यानी भूमिगत जल जो संतुलन है पृथ्वी पर जो जल बजट, या कह सकते हैं जल बजट का दूसरा नाम क्या है, जल बजट का दूसरा नाम क्या है, भूमंडलीय जल। क्या है, भूमंडलीय जल, है ना, भूमंडलीय जल। यह क्या होता है, आमतौर पर वर्षा इसका आय है। वर्षा अगर बारिश हुआ तो इसको कहते हैं आय, मतलब बारिश क्या है, इसका आय मतलब जो चीज़ भूगर्भीय जल को यानी अंडरग्राउंड वाटर को फिल करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं व्यय, ठीक है, सॉरी आय कहते हैं, ठीक है। जबकि जो वाष्पन होता है ना उसको कहते हैं व्यय, वाष्पन या वाष्पोसर्जन इसको क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। वाष्पन या वाष्पोसर्जन क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं, ठीक है। अब देखो वाष्पन क्या होता है, वाष्पन आप लोग जानते हैं कि जो वैसा जल जो खुले जो किसी भी समुद्र किसी भी खुले जल संग्रह का ऊपर का हिस्सा जो होता है ना वो वाष्पन के रूप में गर्मी के कारण ऊपर उड़ जाता है, उसको वाष्पन कहते हैं। लेकिन
वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो अपनी पत्तियों पेड़ पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा जो जल जल अवशोषित करते हैं ना, मतलब जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित करते हैं उसको अपनी पत्तियों तक लाते हैं, और पत्तियों से जो जल ऊपर की तरफ वाष्पन हो जाता है ना, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। कुछ क्षेत्रों में वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने या वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा के कारण जल, ठीक है, अधिक जल एकत्र हो जाता है। इस अतिरिक्त जल के कारण जल संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, या इसके विपरीत कहीं कहीं हानियाँ हो जाती हैं, जैसे कि आप लोग को जानते ही हैं। ठीक है, जानते हो ना, जैसे कि गर्मी में मान लो वर्षा हो ही ना, ठीक है, गर्मी में वर्षा हो ही ना, और जो वाष्पीकरण हो रहा है वो उसका गति और बढ़ जाए, वाष्पीकरण का गति क्या होगा, और मान लो बढ़ गया, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, तो इससे क्या होता है, मौसम सूख जाएगा, मतलब धरती का पानी सूख जाएगा, जल आपूर्ति कम हो जाएगा, धरती का जो संतुलन है, धरती का जो बजट है, यानी भूमंडलीय जल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, परंतु जल का उपयोग को नियंत्रण कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, जल का नियंत्रण को हम लोग उपयोग को नियंत्रण कर सकते हैं। ये अब आपका आ गया जल संरक्षण के बारे में। ठीक है, कि जल को कैसे नियंत्रण करें। ठीक है, नगरों को उद्योगों में प्रयोग होने वाले जल का बड़ा भाग नदियाँ या महासागर के अनुपयोग जल के रूप में वापस चला जाता है ना। जैसे कि हानिकारक पदार्थ होते हैं, देखो हमारा कोई हॉस्पिटल है बहुत बड़ा सा, मतलब बहुत बड़ा सा कोई कंपनी है, उसमें जो कंपनी में जो पानी यूज हो रहा है वो क्या होता है, पानी यूज होने के बाद क्या करता है, मतलब बनारस की बात करें तो गंगा जी में मिलाया जाता है, पटना की बात करें तो गंगा जी में मिलाया जाता है, दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी मिला जाता है, कोलकाता का हुगली में, और भी बहुत सारी चीज़ क्या होता है, कहीं कहीं मिला जाते हैं नदियों में। ठीक है, और नदियाँ क्या होता है, समुद्र में लेके चलते हैं, इससे कि समुद्र का पानी भी खराब होता है ना। ठीक है, जल हम जल की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जल क्योंकि जल तो सीमित है ना। हाँ, जल तो सीमित है, क्योंकि हम लोग देखो बस इसको हम लोग हानि पहुंचाते हैं और जल की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते हैं। देखो बढ़ती हुई जनसंख्या क्या हो सकता है कि आपूर्ति के लिए पर्याप्त जल सुलभ हो सके, इसलिए हमें जल का उपयोग सावधानी से बरतनी चाहिए। ठीक है, और देखो क्योंकि जो जल होता है ना, अमूल्य संसाधन है। ठीक है, जल क्या है, अमूल्य संसाधन है। सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि देखो जल को उपयोग मतलब अच्छे से उपयोग करने के लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे कि जल संरक्षण करना होगा, बाढ़ पर नियंत्रण होता है। जैसे देखो अगर तुम ना किसी चीज़ के लिए पढ़ने तैयार हो ना, मतलब कोई एग्जाम के लिए पढ़ने तैयार हो, तो कोई एग्जाम में कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, तुम उसको बीट कर पाओगे, लेकिन अगर तुम पढ़ाई नहीं किया तो क्या बीट करोगे यार, क्या बीट करोगे। ठीक है, वैसे ही करा है कि अगर आप लोग जल को संरक्षण करने के लिए आप लोग पहले से उपाय सावधानी बरतते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको बाढ़ आए ना, तो बाढ़ से भी आप लोग निपट सकते हैं। ठीक है, सूखा से भी निपट सकते हैं। ठीक है, वर्षा के जल को घरों के संग्रह करने के तकनीक को विकसित कीजिए। ठीक है, प्रदूषित जल को फेंकने के बजाय, नदियों में फेंकने से बजाय उसको प्योर कीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसमें से कूड़ा कचरा छाटिए, फिर उसको अपने लायक बनाइए, फिर उसको अपने घर में उपयोग कीजिए। ठीक है, और नहीं तो ये नहीं है, देखो अभी तो आरओ चल गया है ना, अभी तो आप लोग चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं, मतलब आपके घर गंदा पानी निकल रहा है, कितना निकलता है, कम से कम 50 बाल्टी एक दिन में मान लो एक टंकी खाली होता होगा, तो बगल में आप अपने कहीं बगल में बड़ा सा कुआं टाइप का खोदवा कर उसमें थोड़ा सा बालू डाल दीजिए, फिर उसमें कम से कम 1000 लीटर के लमसम में। ठीक है, ऐसा ना कि मिट्टी जाए, मतलब उसमें नीचे बालू डाल दीजिए, ऊपर से सब लेट प्लस्तर कर दीजिए, जितना पानी आपके घर से निकल रहा है वहीं पे जाएगा। इससे क्या होगा कि पानी ना खराब होगा और पृथ्वी के नीचे जमीन में चला जाएगा, और क्या होगा, देखो जो कूड़ा कचरा होता है ना ऊपर में ही छन जाएगा, जो बाकी सब शुद्ध पानी होगा नीचे जमीन में चला जाएगा। इससे आपका भूगर्भीय जो पानी है उसका आपका संतुलन बना रहेगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे क्या करते हैं, नदियों नाले और नहाने के लिए जो पशु ले आते हैं लोग ना, उन पशुओं को भी रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर गंदा करते हैं, गंदगी क्या होता है, आगे फैलता है, जिससे कि जल प्रदूषित होता है। ठीक है, तो इतना तो अब टॉपिक खत्म होता है जल संरक्षण। अब हम लोग आते हैं महासागरीय जल की विशेषताएं एवं उनकी गतियाँ। ठीक है, तो आते हैं महासागरीय, इसमें आप लोग जल चक्र में पढ़ लिया, जल बजट पढ़ लिया, जल क्या हो गया, जल संरक्षण पढ़ लिया। अब आते हैं महासागरीय जल उनकी विशेषताएं। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें आप सबको 3 टॉपिक पढ़ना होता है। ठीक है, 3 टॉपिक क्या क्या है, तो इसमें आप सबका है लहरें, फर्स्ट टॉपिक है लहरें, ज्वार भाटा, और क्या है, महासागरीय धाराएं। इसमें आपको दो टॉपिक क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम हल्का है। ठीक है, एकदम हल्का है, जैसे लहरें बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी टॉपिक है, और ज्वार भाटा आप सबको बस 1 मिनट का टाइम लगेगा समझाने में। ठीक है, लमसम ये टॉपिक लमसम हमको लग रहा है 20 मिनट तक चलेगा, उसका खत्म हो जाएगा पूरा लेसन ही। ठीक है, देखो महासागरीय जल विशेषता है, महासागरीय का होता है जलीय चक्र, आप लोग जानते ही है। देखो जलीय चक्र की वजह से क्या होता है, हम लोग का भोजन
देखो महासागर महासागर समुद्र में क्या देता है, भोजन देता है, जैसे मछली के रूप में दे दिया, नमक देता है, पानी देता है। हाँ लेकिन वो बात अलग है, पानी का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें खारापन होता है। और देखो समुद्र के पानी से ही नमक बनाया जाता है, क्योंकि 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम तक का नमक से होता है। इससे कि हम लोग अगर पी लेते हैं, हम लोग फेफड़ा में नमक भर जाएगा, इससे कि हम लोग को मौत भी हो सकता है। ठीक है, तो समुद्र का पानी प्योर नहीं पीना चाहिए। ठीक है, उसको छान कर पियो, फिल्टर करके पियो, गर्म करके पियो, जो भी आपको करके पीना है उसे पियो। लेकिन समुद्र का पानी हम हमारा थोड़ा है ना, हमारा जस्ट प्रेडिक्शन है कि इसको पीजिए नहीं, सजेशन है पीजिए नहीं, क्योंकि वो बहुत खराब होता है। आप लोग को मरना है तो पी सकते हैं, बात अलग है। ठीक है, महासागर के पृथ्वी के तापमान को मृदु बनाता है और जलीय चक्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त वे मछली एवं अन्य जीव के रूप में भोजन प्रदान करता है। ठीक है, सदियों से यहाँ पर क्या होता है, आवाजाही बना रहता है एक देश से दूसरे देश तक। ठीक है, जैसे कि अभी हॉर्मुज जो हॉर्मुज जल मरुमंड है, ये बंद हो गया, ईरान ने बंद कर दिया। तो ये क्या होता है ना कि हम लोग का आवाजाही समुद्र से आज से नहीं, हजारों साल लाखों साल पहले से बना हुआ है। जैसे अपन लोग तैर के जाते थे, फिर जहाज से आते थे, फिर अब तो सबमरीन पोते तो बन ही गया। ठीक है, तो आते हैं आगे। तो इसका प्रयोग देशों के बीच परिवहन का और व्यापार के लिए किया जाता है। ठीक है, महासागर परिवहन के महासागर का जो परिवहन होता है सबसे सस्ता और सबसे तेज होता है। ठीक है, अगर अभी तेल लाना होगा ईरान से, तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा अगर रोड से लाएँ तो। ठीक है, अगर हवाई जहाज़ से लाएँ तो आग लगने का खतरा रहेगा। लेकिन अगर समुद्र से लाएंगे तो क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा जो होता है ना तेल, आपका कम समय में आ जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट पकड़ता है ना। अब हम लोग को अगर ऐसे हो तो ईरान पाकिस्तान सब उधर, अफगानिस्तान उधर, मतलब बहुत दूर तक आना पड़ेगा ना, आने बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया हम लोग को समुद्र से ही शॉर्टकट मार देंगे। ठीक है, तो जो पानी समुद्र में मिलता है, जो पानी हमको समुद्र देता है, तो क्या होता है, खारा होता है। खारा क्यों होता है, खारा तो बहुत सारा कारण है खारा होने का, लेकिन हम लोग देखते हैं कि समुद्र में पानी आता कहाँ से है। समुद्र में पानी आता है नदियों से। अब नदियों में पानी कहाँ से आता है, नदियों से आता है। पहाड़ पर से, पहाड़ पर पानी कहाँ जाता है, तो बारिश से पहाड़ पानी आता है। तो अब बारिश कहाँ से होती है यार, तो समुद्र से जो पानी होता है वो कहाँ होता है, वाष्पन होकर बादल बनता है। बादल से क्या होता है, पहाड़ों में बारिश होता है, जिससे कि समुद्र का पानी क्या होता है, पहाड़ों में जाता है, पहाड़ों से बर्फ बनता है, बर्फ जब पिघलता है तो नदियों में पानी आता है, नदियों का पानी क्या होता है, फिर आकर समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो अपने साथ अपरदित पदार्थ लाते हैं, जैसे कि बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े, बहुत सारे पदार्थ, कूड़े कचरा, बहुत सारी चीज़, कोई हानिकारक भी लाता है, कुछ उपयोगी भी लाता है, जो क्या होता है समुद्र में मिला जाता है। ठीक है, वे अपने साथ विभिन्न प्रकार के शैलियों का अपरदन करके लाता है और वे समुद्र में पानी में मिला देता है। ठीक है, जिसमें लवण के कण और अन्य पदार्थ के कण भी होते हैं। समुद्र के जल वाष्पन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन, परंतु ये पदार्थ क्या होता है, समुद्र में ही रह जाता है। देखो जो कूड़ा कचरा होता है ना, नदियों से आता है समुद्र में, उस समुद्र में कूड़ा कचरा रह जाता है, लेकिन पानी का होता है वाष्प होकर ऊपर चला जाता है। कहाँ कहाँ चला जाता है, तो आप लोग जानते हैं कहाँ चला जाता है, तो बादल बन जाता है। ठीक है, आगे आते हैं तो समुद्र का लवण की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे देखो समुद्र का जल होता है ना, कभी भी शांत नहीं होता है। ठीक है, शांत नहीं होता है, इसके पीछे कुछ कुछ कारण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, चाहे वो गति क्षैतिज हो या लंबावत हो। ठीक है, देखो इसके जो 3 गतियाँ हैं, समुद्र की विशेषताएं हम लोग पढ़ लिए हैं। अब समुद्र की विशेषताएं पढ़ ले तो अब गतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। गतियाँ 3 होती हैं, लहरें होती हैं, ज्वार भाटा होती है और महासागरीय धाराएं होती है। देखो लहरें पढ़ते हैं, तो लहरें पढ़ने के लिए आप सबको क्या करना होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है लहरें। लहरें पढ़ने के लिए आप सबको क्या करना होगा, हाँ, तो लहरें पढ़ने के लिए वायु के प्रभाव से समुद्र के जल ऊपर नीचे होने की क्रिया को लहरें कहते हैं। ठीक है, वायु में के प्रभाव से समुद्र के जल जब ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं, इसको क्या कहते हैं, लहरें कहते हैं। ठीक है, लहरें कहते हैं। ठीक है, लहरें कहते हैं। फिर आगे कर रहा है, आगे की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा है कि लहरों को केवल सतह पर महसूस किया जा सकता है। ठीक है, लहरों को केवल सतह पर ही महसूस किया जाता है ना, गहराई में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखो सतह पर ही केवल ज्वार भाटा, सतह पर ही लहरें सुनामी के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ज्वार भाटा आते की, ये सुनामी आते क्यों हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर हवाएं तेज बह रही हो, सक 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 बहुत तेज बह रही हो, तो समुद्र का जो लहरें हैं ऊंचा उठेगा। अगर हवाएं कम है तो लहरें का होगा, कम आएगी। जैसे कि ये बहुत सारे समय में हो सकता है, तूफान बहुत तेज आ गया तो वही लहरें क्या होता है, सुनामी का रूप ले लेते हैं। अब नीचे भूकंप आ गया, महासागर में नीचे ज्वालामुखी फट गया, या बहुत सारा हलचल हो जाएगा ना, जिसके कारण क्या होता है, आजकल लहरें सुनामी का रूप लेता है, जिसके बहुत सारे क्षति होते हैं। लेकिन आजकल जानते हो क्या होता है,
उन्हीं लहरों का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इन लहरों को पूर्वानुमान न लगाने के मछुआरों के बहुत ज़्यादा हानि होता है। जैसे कि मान लो कि ना बहुत बड़ा तूफान आने वाला है समुद्र में, अगर कोई बताए ना तो क्या होता है, मछुआरे मछली मार रहे होते हैं, वो मर सकते हैं, उनका मछली गिर सकता है, उनका रोजी रोटी छीन सकता है। ठीक है। आगे आते हैं, तो आगे दिया है ज्वार एंड भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, तो ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र के जो स्तर होता है, जैसे कि देखो क्योंकि हम समझाते हैं एकदम अच्छी तरह से, इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, ज्वार भाटा क्या होता है बस इतना दिया है। ठीक है, ज्वार और भाटा जैसे समुद्र में ऐसे ऐसे होता है ना, तो जो ऊपर जाता है, जैसे यहाँ यहाँ ऊपर जा रहा है दूगो, तो ऊपर जो जा रहा है उसको ज्वार कहते हैं, और जो नीचे है तो उसको भाटा कहते हैं। बस इतना टॉपिक में दिया है। इससे आते हम लोग आते हैं समुद्री महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराएं क्या होता है प्यारे बाबू लोग, तो महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ जो पढ़ना है ना वो बड़ा टॉपिक के रूप में ही पढ़ना है। ठीक है, देखो समुद्री सतह की विशाल जल राशि का एक निश्चित दिशा में होने के वाली सामान्य गति को महासागरीय धाराएं कहते हैं। अब फिर से सुन लो, समुद्री सतह की विशाल जल राशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय जल कहते हैं। आप सबको याद होगा, देखो समुद्र के सतह पर जो विशाल जलराशि का एक निश्चित दिशा होती है ना, कि समुद्र का लहर किस दिशा में बह रही है। ठीक है, समुद्र की लहर किस दिशा में बह रही है। ठीक है, मान लो कि वो पूरब जा रही है, पश्चिम से पूरब जा रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, ऐसे ऐसे करके पूरब की तरफ जा रही है। ठीक है, जब अगर पूरब की तरफ जा रही है, प्यारे बाबू लोग, तो क्या होता है ना, को एक ही दिशा में जा रही है, और क्या होता है हलचलें समान हो रही है, हलचल क्या हो रही है, समान हो रही है, तो उसको कहते हैं महासागरीय धाराएं। इन धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन एवं पवनों के कारण होता है। हवा जिस दिशा में बहे उस दिशा में ज़्यादातर क्या होता है, सुनामी आते हैं। ठीक है, उस दिशा में ज़्यादातर बड़ा बड़ा सुनामी मतलब धाराएं बहती हैं। और देखो जल धाराएं महासागर के जल के गर्म और ठंडा होने से भी बनते हैं। और देखो ये सब ज़्यादा जानते हो, ज्वार भाटा कब आता है, जब पृथ्वी और सूर्य के पास की दूरी कम होती है। देखो कुछ कारण होते हैं, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल मतलब वो तो थोड़ा नज़दीक आ जाए ना, तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सुनामी आ जाते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जानते हो आप लोग अमावस्या और पूर्णिमा का दिन मछुआरे नहीं जाते हैं मछली मारने समुद्र में, आप सबको पता होगा। ठीक है, क्योंकि इस समय सूर्य और चंद्रमा सब पास में होते थोड़ा सा। ठीक है, आगे जाते हैं, तो कह रहा है कि गर्मी और ठंडा की वजह से भी ज्वार भाटा आते हैं, मतलब सुनामी आ सकते हैं। ठंडा प्रदेश में संघन एवं भारी वर्षा होती है, ठंडा जल संघन और भारी होती हैं, और गर्म जल अपेक्षित कम संघन एवं हल्का होती हैं। इससे ठंडा जल नीचे बैठ जाता है, और गर्म ध्रुवीय क्षेत्रों में जो ठंडा जल समुद्र की तलहटी में साथ साथ धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर क्या होता है, विषुवत रेखा की ओर क्या होता है, तो गतिशील होता है। विषुवत रेखा के निकट से गर्म जल महासागर की सतह पर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होते हैं। जो धाराएं ध्रुवीय यानी उच्च अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं उसे ठंडी धाराएं कहते हैं। जो धाराएं आप लोग याद कर लो, इसमें एक टॉपिक दिया है, क्या दिया है, ठंडी धाराएं। ठंडी धाराएं क्या होता है, जो धाराएं ध्रुव से ध्रुवीय कह रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र यानी कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र किसे कहते हैं, उच्च अक्षांशों से। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों से विषुवत रेखा क्या कहते हैं, विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ठंडी हवा, ठंडी धाराएं। ठीक है, ठंडी धाराएं। ठीक है, इतना याद हुआ। और जो धाराएं इधर से इधर जाते हैं उसे कहते हैं गर्म हवा, गर्म क्या कहते हैं, गर्म धाराएं। इतना याद हुआ। इतना तो याद हो ही गया। यदि आप दिए गए मानचित्र के ध्यानपूर्वक देखिए, तो आप लोगों को अब दिखाते हैं मानचित्र, जिसमें आप सबको पूरा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, हाँ तो दिख रहा है आप सबको मानचित्र दिख रहा है बाबू लोग। इस मानचित्र में दिया गया है ना, दिए गए मानचित्र में आप लोग महासागरीय धाराओं को देख सकते हैं। महासागरीय धाराओं का तटीय क्षेत्र का जलवायु महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गर्म महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देता है, तो ठंडा जो महासागरीय धाराएं तटीय को क्षेत्रों का होता है गर्म तापमान को कम करता है। ठंडा क्या करता है, तापमान को गर्म करता है। इसे देखो, ये क्या है, दक्षिण विषुवतीय धाराएं हैं। हिंद महासागर में जा रहा है। देखो
अगर जो ठंडी हवा होती है ना, तो जमीन पर गर्मी है तो ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी धाराएं आती हैं, उसको ना तापमान को मेंटेन करने में सहायता देती है। और गर्मी के दिन में ठंडा के दिन में गर्म वाली धाराएं आती हैं और वो क्या करती हैं, मतलब तापमान को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो तटीय इलाके होते हैं उन्हीं को बात करें। उदाहरण के लिए बात करें तो जापान का तट, जापान का है, इधर देखो, इधर आपको दिख रहा होगा एक चीज़, देखो दिख रहा है इधर, इधर दिख रहा होगा, इधर आपको जापान है। उदाहरण के लिए जापान के तट के निकट, ठीक है, इधर निकट प्रशांत महासागर में है, ठीक है, यूरोसियो नाम है, क्यूरोसियो गर्म एवं और गर्म है, ठीक है, क्यूरोसियो एवं ओयासियो ठंडी जल धाराएं बहती हैं। ठीक है, जापान के तट की तरफ क्यूरोसियो गर्म हवाएं, गर्म धाराएं और ओयासियो ओयासियो क्या होता है, ठंडे जल धाराएं होती हैं। इस प्रकार गल्फ स्ट्रीम उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर क्या होती है, गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक है, उत्तर अमेरिका इधर है, इधर में जो गर्म हवाएं बह रही है ना, गर्म हवा यहाँ पर आ रही है। ठीक है, जो 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 लाल रंग से दिखाया गया ना वो गर्म हवा है, जो ब्लैक रंग से दिखाया वो ठंडी हवा है। ठीक है, लाल रंग वाली क्या है, लाल रंग वाली गर्म है और ठंडी वाली ब्लैक है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो उत्तरी अमेरिका की तरफ है इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, जो क्या कहती है, गल्फ स्ट्रीम मतलब गर्म हवा, जो लाल वाली की बात करें हम लोग, लाल वाली की बात करें। ठीक है, ठीक है, उसका कह रहा है जिन जिन तटीय क्षेत्रों के निकट गर्म जलधाराएं बहती हैं वहाँ कहते हैं वहाँ प्राय वर्षा होती है। जहाँ गर्म हवाएं बहती हैं वहाँ पर कहते हैं वर्षा होती है। ऐसे क्या, देखो यहाँ पर भारत के बारे में, भारत की तरफ देखो, देखो पेंसिल बताते हैं, भारत इधर इधर क्या होता है, ज़्यादातर गर्म हवाएं बहती है, इधर इधर दोनों तरफ, तो इधर क्या होता है, ज़्यादातर वर्षा होती है। ठीक है, इससे इधर तापमान का क्या होता है, तापमान मेंटेन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि गर्म वायु क्या करते हैं, अधिक आर्द्र ग्रहण कर लेते हैं और इसके इसके विपरीत ठंडी जल धाराएं जो होती है ना, प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। जहाँ ठंडी हवाएं होती है वहाँ वर्षा कम होती है, यहाँ पर गर्म हवाएं होती है वहाँ ठंडा ज़्यादा, मतलब वर्षा ज़्यादा होती है। अफ्रीका के दक्षिण भागों में बात करें, देखो तुम लोग को बड़ा सा नक्शा दिखाना चाहते हैं, दिखाएं बड़ा सा नक्शा। देखो ये आपको दिख रहा है जो अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिण भाग में, अफ्रीका का इधर इधर देखो, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर में ईस्ट होता है, वेस्ट होता है और साउथ होता है। इधर साउथ का बात कर रहा है कि साउथ दक्षिण भागों के पश्चिम तट पर, ठीक है, दक्षिण तट के पश्चिम तट, इधर इधर के बारे में बात करें, इधर। ठीक है, तब पर जो पूर्वी भाग की अपेक्षा क्या होती है, कम वर्षा होती है। ठीक है, ये बात कर रहा है, क्या कर रहा है कि मतलब अफ्रीका के दक्षिण भाग में पश्चिम की तरफ, ठीक है, पूर्वी भाग की अपेक्षा कम वर्षा होती है। इधर मतलब ज़्यादा वर्षा होती है, इधर कम वर्षा, क्योंकि इधर क्या होते हैं, गर्म जो जलधाराएं होती हैं वो बहती हैं और इधर ठंडी हवाएं, ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, मानचित्र को देखने से आपको ज्ञात होता है कि जो अफ्रीका के दक्षिण भाग में पश्चिम भाग पर जानते हो ठंडी जलधाराएं बहती है, और ठंडी जलधारा क्या नाम है जानते हो, तो वेंगुएला नाम है। क्या नाम है, वेंगुएला ठंडी हवाएं बहती है, जानते हो, ठंडी हवाएं इधर क्या होता है, ठंडी हवाएं बहती है, नाम है इसका वेंगुएला। ठीक है, जबकि इधर जो विषुवत रेखा की तरफ गर्म हवाएं, देखो इधर देखो लाल रंग का जो आ रहा है विषुवत रेखा है। ठीक है, इधर जो होती है ना आपको मेजम्बी क्या नाम है, मेजम्बिक गर्म धाराएं बहती है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के क्षेत्रों के दक्षिण की भाग ओर बहती है। ठीक है, क्योंकि यह विषुवत रेखा की ओर क्या होती है, रेखाएं क्षेत्र से दक्षिण के भाग की तरफ बहती है। ठीक है, ठंडी एवं गर्म जल धाराएं के मिलने से मछलियों को भोजन की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर देखो ठंडी तथा गर्म जलधाराओं के मिलने से, देखो जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल जाएगी ना वहाँ पर मछली के भोजन का मात्रा के वृद्धि हो जाता है। ठीक है, मछलियों के खाना होता है ना, उनके खाने में वृद्धि हो जाता है। ऐसा क्षेत्रों में मछली पकड़ना एक प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो कनाडा इधर, कनाडा किधर है भाई, कनाडा किधर है, खोजना पड़ेगा, याद नहीं पर हमको। ठीक है, छोड़ो कनाडा में किधर भी होगा, देखो वो है मेडागास्कर, नाम सुनोगे हम लोग, देखो मेडागास्कर दिख रहा है, देखो मेडागास्कर दिख रहा है। इधर में भी वही काम होता है। ठीक है, क्या होता है ना कि यहाँ पर क्या होता है, तो उदाहरण के लिए मान लो कि मेडागास्कर के पूर्वी तट पर क्या होता है, जहाँ हम गर्म धाराएं एवं गल्फ स्ट्रीम तथा जो होता है ना गर्म धाराएं लेवराडो मिलती हैं, यहाँ पर मछली पकड़ना एक मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, देख लो मान लो कह रहा है कि ये कह रहा है क्या, कनाडा की तरफ भी कह रहा है कि उधर भी गर्म हवाएं आती है, इसका नाम है मेडागास्कर, उसका नाम है जो लिबराडोर
लेब्राडोर नाम है गर्म हवा का। जो कनाडा में ठंडी हवा बहती है उसको लेब्राडोर नाम है, और जो गर्म हवा बहती है उसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। कनाडा में जो गर्म हवा बहती है उसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, और जो ठंडी हवा बहती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लेब्राडोर कहते हैं। ये सब मिलते हैं, तो यहाँ पर मछली पकड़ना एकदम उपयोगी माना जाता है। ठीक है, ये 30 मिनट का वीडियो हो गया आप सबके लिए, और ये पूरा का पूरा जल मंडल खत्म होता है, और जल मंडल एक वन शॉट वीडियो में आप सब खत्म हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात है, और आप लोग को 2-3 दिन का टॉपिक काम नहीं करना पड़ेगा, एक दिन में आप लोग खत्म कर सकते हैं इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है पहली बार आए हो तो, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अगर चैनल पर वीडियो थोड़ा सा उपयोगी लगे तो क्या होना, शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी करवाना है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।